अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हम लोग जो करने लगे हैं दैट इज़ इनेट इम्यूनिटी वाला चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर 58। यहाँ पर जो बैरियर स्टार्ट में बताएं ये हमने यहाँ से नहीं करने, इनके लिए हमें सिर्फ ये टेबल कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास स्किन में बैरियर होते हैं। स्किन एज अ बैरियर एक्ट करती है हमारी जीआईटी, हमारी जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट और हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो स्किन में, अच्छा, इन सब में मैकेनिकल बैरियर भी होते हैं, केमिकल भी, बायोलॉजिकल भी, हम सारे देखेंगे। मैकेनिकल बैरियर स्किन एक्ट करती है क्योंकि स्किन एक केराटिनाइज स्क्वैमस एपिडर्मस सेल है। स्किन में सारे क्या है, केराटिनाइज स्क्वैमस सेल है, वो किसी माइक्रोब को डायरेक्टली इंटर नहीं होने दे रहे। केमिकल बैरियर स्किन में ये है कि स्किन फैटी एसिड बना रही है, डिफेंसेंस बना रही है। और बायोलॉजिकल ये है कि स्किन में जो फ्लोरा होता है, फ्लोरा क्या होता है कि जो नॉर्मली माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं स्किन में। अब जीए ट्रैक में मैकेनिकल बैरियर क्यों है, क्योंकि जीए ट्रैक एक तो म्यूसिन बना रही है, ठीक है। दूसरा, जीए ट्रैक में पेरिस्टालसिस चल रही है तो कोई माइक्रोब टिक नहीं पाता एक जगह पे क्योंकि पेरिस्टालसिस होती रहती है। उसके अलावा जीए ट्रैक के एपिथेलियल सेल की ना शेडिंग होती रहती है। तो ये सारे मैकेनिकल बैरियर है। जीए ट्रैक्ट का केमिकल बैरियर क्या है, अच्छा, स्किन का केमिकल बैरियर क्या था, फैटी एसिड बना रही थी। तो जीए ट्रैक्ट का क्या है, गैस्ट्रिक एसिड बना रही है, ठीक है, एसिड वाला ही हो गया। इसके अलावा डिफेंसिन भी बना रहे हैं, लाइसोसाइम भी बना रहे हैं, डाइजेस्टिंग एंजाइम्स भी बना रहे हैं। और गट का फ्लोरा जो है वो बायोलॉजिकल बैरियर है। इसके अलावा आईजीए भी जो होता है ना, ये माइक्रोब को अटैच नहीं होने देता म्यूकस के साथ, म्यूकोजल सेल्स के साथ। तो आपको याद होगा जब आप ऐसे सेल्स पढ़ते हो जैसे निजीरिया वगैरह के बैक्टीरिया पढ़ते हो तो वो आईजीए प्रोटीएज बनाते हैं। क्यों? ताकि इस आईजीए को मार सके, इस आईजीए से बच सकें और फिर म्यूकोजा के साथ अटैच हो सकें, ठीक है। तो आईजीए भी याद रखना और गट फ्लोरा। अब जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या आ जाता है जी, यूरिन फ्लो जो है, जैसे यहाँ पे पेरिस्टालसिस एक मैकेनिकल बैरियर था, यहाँ पे यूरिन फ्लो एक मैकेनिकल बैरियर है। लो पीएच जो है वो उसका केमिकल बैरियर है जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट का। और बायोलॉजिकल वहाँ पे जो फिजाइना में फ्लोरा होता है और आईजीए। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखें तो मैकेनिकल ये है कि वहाँ पे एयर फ्लो होता है, इसके अलावा सिलेटेड सेल्स होते हैं, ठीक है। कफिंग भी एक मैकेनिकल बैरियर है। और केमिकल वहाँ पे सर्फेक्टेंट की जो प्रोटीन्स हैं। और बायोलॉजिकल वहाँ पे नोज़ में या माउथ में या फेरिंक्स में जो फ्लोरा होता है और आईजीए, ठीक है। तो ये आसान है, अगर आपको नहीं भी याद रहता तो कोई मसले की बात नहीं है, वरना याद भी रहता है तो एक एक दो एग्जांपल्स भी अगर याद रहती हैं तो इनफ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ये वाला टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या जी, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर जो इनेट इम्यून सेल्स के होते हैं। हमने इन्फॉर्मेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि रिकॉग्नाइज करना होता है माइक्रोब्स को। अब रिकॉग्नाइज कौन करता है, डेंड्राइटिक सेल करते हैं, मैक्रोफेजेस करते हैं। वो किस तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि उनकी सरफेस पे कुछ खास रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। वो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, माइक्रोब जब आता है तो वो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। जब वो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो अंदर न्यूक्लियस को बताते हैं, जैसे मैक्रोफेज के न्यूक्लियस को बताएंगे कि भी माइक्रोब आ गया है। वो न्यूक्लियस फिर ऐसी प्रोटीन्स बनवाता है, साइटोकाइंस वगैरह जो रिलीज होते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन इंड्यूस होती है। तो ये सारा नॉर्मल मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे सारा वो वही बता रहा है कि जो माइक्रोब होते हैं उनके कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड को रिकॉग्नाइज किया जाता है पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर की मदद से। अब ये पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, डेंड्राइटिक सेल में या मैक्रोफेजेस में। अब ये पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर रिकॉग्नाइज किसको करते हैं जी, सर्टन मालिक्यूल को रिकॉग्नाइज करते हैं। माइक्रोब पे जो मालिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं पैथोजन एसोसिएटेड मालिकुलर पैटर्न। उनको ये रिकॉग्नाइज करते हैं जब ये हमारे पास फर्दर इनकी ना दो क्लासेस हैं। ये जो रिसेप्टर है इनकी एक क्लास है हमारे पास जो कि उन माइक्रोब को रिकॉग्नाइज करती है जो आउटसाइड द सेल है, और एक क्लास है जो उनको रिकॉग्नाइज करती है जो इनसाइड द सेल है। आउटसाइड वाले में हमारे पास टू लाइक रिसेप्टर आ जाते हैं और सी टाइप लैक्टिन रिसेप्टर आ जाते हैं, और इनसाइड वालों में एनओडी लाइक रिसेप्टर आ जाते हैं और रिग वन हेलिकेस रिसेप्टर आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा जाए इन चारों में तो वो टूल लाइक रिसेप्टर है। ये हमारे पास 10 रिसेप्टर होते हैं जो मैनी सेल्स की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही हमारे पास कोई एंडोटॉक्सिन या पेप्टाइडोग्लाइकन, लिपोपॉलीसेकेराइड वगैरह आते हैं, माइक्रोब आते हैं, तो ये लिपोपॉलीसेकेराइड को या पेप्टाइडोग्लाइकन को रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्नाइज करने के बाद ये अपने न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इंड्यूस करा देते हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया कि साइटोकाइंस वगैरह बनना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद ये बता रहा है कि हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अगर ये ना हो तो इम्यून सिस्टम अपना काम नहीं कर पाएगा। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं टूल लाइक रिसेप्टर पे। टूल लाइक रिसेप्टर क्या करते हैं जी, दो टूल लाइक रिसेप्टर की इसने एग्जांपल दी हुई। एक टूल लाइक रिसेप्टर 4 है, ये क्या करता है, ये लिपोपॉलीसेकेराइड को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। लिपोपॉलीसेकेराइड सबसे पहले जो है वो प्रेजेंट कहाँ पे होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। ये लिपोपॉलीसेकेराइड जो है लिपोपॉलीसेकेराइड बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड करती है जो कि प्लाज्मा का नॉर्मल कंपोनेंट है। देन इसको क्या किया जाता है, इसको मैक्रोफेजेस की सरफेस पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहाँ पर इसको टूल लाइक रिसेप्टर 4 जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है। उसके बाद वो साइटोकाइन बनवाता है। एक और टूल लाइक रिसेप्टर 2 है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन को रिकॉग्नाइज करता है। तो लिपोप्रोटीन के लिए लिपोपॉलीसेकेराइड के लिए 4 है और पेप्टाइडोग्लाइकन के लिए 2 है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सी टाइप लैक्टिन रिसेप्टर। इसका हमने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा है कि इम्यूनोस बाइंडिंग प्रोटीन होती है, इम्यूनोस बाइंडिंग लैक्टिन होती है। ये क्या करती है, ये हमारे पास प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होती है, इसके बाद डेंड्राइटिक सेल या मैक्रोफेज की सरफेस पे भी प्रेजेंट हो सकती है। ये मेनोज को रिकॉग्नाइज करती है, उसके बाद ये हमारे पास क्या कराती है, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करा देती है। उसके अलावा ये फेगोसाइटोसिस को भी इन्हांस कर देती है क्योंकि ये एज एन ऑप्सोनिन भी एक्ट करती है। और ये एक्यूट फेज रिस्पॉन्स है, यानी कि जब इन्फ्लेमेशन होती है तो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है मेनोज बाइंडिंग लैक्टिन की, ठीक है।
अच्छा, अब इसी क्लास का यानी सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर की एक तो एग्जांपल मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन है, इसकी एक और एग्जांपल है डेक्टिन 1। वो क्या करती है, वो हमारे पास बीटा ग्लूकैन को करती है रिकॉग्नाइज। जैसे मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन मेनोज को रिकॉग्नाइज करती है ना, तो ये बीटा ग्लूकैन को रिकॉग्नाइज करती है कैंडिडा की स्पीशीज़ में। अब हमारे पास ये जो दो रिसेप्टर है, नोड लाइक रिसेप्टर या रिग 1 हेलिकेज लाइक रिसेप्टर, इसको आपने इस टेबल से देख लेना है। इस टेबल में आप टू लाइक रिसेप्टर भी देखे लिखे हुए हैं उसने कि एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं और इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर में फर्दर दो आते हैं, टू लाइक रिसेप्टर और सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर। इंट्रा सेलुलर में दो आते हैं, नोड लाइक रिसेप्टर, रिग 1 हेलिकेज लाइक रिसेप्टर। अब जो टू लेग रिसेप्टर की एग्जांपल हमने दो पढ़ी है, एक टू लेग रिसेप्टर 2, एक टू लेग रिसेप्टर 4। और जो सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर की एग्जांपल भी दो पढ़ी है, एक हमारे पास मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन और एक डेक्टिन 1। अब जो टू लेग रिसेप्टर 2 है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन को एक्टिवेट करती थी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होते हैं। और जो टू लेग रिसेप्टर 4 है, ये लिपोपोलिसैकेराइड को रिकॉग्नाइज करती थी, जो एंड्रोटॉक्सिन होते हैं जी ग्राम नेगेटिव में। अब हमारे पास जो मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन थी, ये मेनोज को रिकॉग्नाइज करती थी, और जो डेक्टिन 1 थी, ये बीटा ग्लूकैन को रिकॉग्नाइज करती थी, फंगस में जो प्रेजेंट होता है बीटा ग्लूकैन। अब आ जाओ जी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे, जो नोड लाइक रिसेप्टर है, इसमें नोड 2 आ जाता है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन को रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन कौन से पेप्टाइडोग्लाइकन, जो सेल के अंदर चले गए, जिनको इंजेस्ट कर लिया सेल ने। और जो रिग 1 हेलिकेज है, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए यानी वायरल आरएनए को रिकॉग्नाइज करता है। अच्छा जी, आगे हमारे पास आ जाते हैं कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की डिटेल्स, जिसमें पहले हमारे पास मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, देन हमारे पास डेंड्राइटिक सेल्स आ जाते हैं। अच्छा, मैक्रोफेजेस का अगर हम देखें तो मैक्रोफेजेस हमारे पास इनके ऊपर ना एक प्रोटीन होती है, बल्कि सिर्फ मैक्रोफेजेस के ऊपर नहीं, तकरीबन जितने भी न्यूक्लियोटाइड सेल हैं सबके ऊपर एक प्रोटीन होती है, क्लास 1 MHC प्रोटीन। इसका क्या काम होता है, इसका काम ये होता है कि अपने जो एंटीजन के पेप्टाइड उनको अपने साथ बाइंड करना, और बाइंड करके साइटोटॉक्सिक टी सेल को प्रेजेंट करना। और जब ये साइटोटॉक्सिक टी सेल को प्रेजेंट करते हैं पेप्टाइड्स, तो टॉक्सिक टी सेल क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। अब ये तो काम था क्लास 1 MHC का। अब कुछ जो सेल्स होते हैं जैसे मैक्रोफेजेस या डेंड्राइटिक सेल, उनमें क्लास 2 MHC भी होती है। अच्छा, MHC और MHC 1 MHC 2 ये हमने अगले एक चैप्टर में डिटेल में पढ़नी है, तो इनकी टेंशन नहीं लेनी। आपने अभी तक सिर्फ ये याद रखें प्रोटीन्स हैं जो सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं और एंटीजन प्रेजेंट करती हैं। अब जो क्लास 2 MHC है, वो हमारे पास क्या करती है, वो भी अपने साथ पेप्टाइड को बाइंड करती है, और वो पेप्टाइड को प्रेजेंट करती है हेल्पर टी सेल के पास। क्लास 1 करी थी साइटोटॉक्सिक टी सेल के पास, ये करेगी हेल्पर टी सेल के पास, जिसकी वजह से हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे। अब हमारे पास जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, वो हमारे पास प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उनको हम कहते हैं। किनको, जिनके पास क्लास 2 MHC होती है, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग। उनमें कौन से आ जाते हैं, डेंड्राइटिक सेल आ जाते हैं और मैक्रोफेजेस आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ एपिथेलियल सेल्स भी आ जाते हैं। अब जो सबसे अबंडेंट हमारे पास प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, सबसे अबंडेंट और सबसे इंपॉर्टेंट, वो मैक्रोफेजेस हैं। ठीक है, मैक्रोफेजेस आते कहाँ से, इनके सबसे पहले इनके प्रीकर्सर होते हैं यॉर्क सैक में, देन इनके प्रीकर्सर लीवर में चले जाते हैं, फिर इनके प्रीकर्सर बोन मैरो में आ जाते हैं, वहाँ से ये आते हैं, ये लॉन्ग लिव्ड होते हैं रेजिडेंट मैक्रोफेजेस। ठीक है, और ये हमारे पास खास टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं, स्पेसिफिक उनको नाम दिए हैं। जैसे अगर ब्रेन में प्रेजेंट है तो हमने माइक्रोग्लायल सेल्स कह देना है, अगर लंग में प्रेजेंट है तो एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस कह देना है, अगर लीवर में प्रेजेंट है तो कुफर सेल कह देना है। ब्लड में ये मोनोसाइट की फॉर्म में होते हैं, जो शॉर्ट लिव्ड सेल हैं, पेट्रोल करती हैं, मतलब पूरी बॉडी में, पूरे ब्लड के जरिए पूरी बॉडी में घूम रहे होते हैं कि कहीं पर कोई माइक्रोब वगैरह तो नहीं है। जैसे ही इन्हें कोई माइक्रोब मिलता है, टिश्यू में चले जाते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं मैक्रोफेजेस में, और डेंड्राइटिक सेल में भी डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। अब हमारे पास बताया कि टिश्यू रेजिडेंट मैक्रोफेज और मोनोसाइट ड्राई मैक्रोफेज में 3 मेन फंक्शन है। ठीक है, वो वाले मैक्रोफेजेस जो टिश्यू में रेजिडेंट है, टिश्यू में ही रहते हैं, और वो वाले मैक्रोफेजेस जो रहते तो ब्लड में है मोनोसाइट की फॉर्म में, लेकिन जैसे कोई माइक्रोब आता है तो वो मैक्रोफेजेस में डिवेलप हो जाते हैं। इन मैक्रोफेजेस की जो 3 फंक्शन है, एक इन्होंने करनी है फैगोसाइटोसिस, दूसरा इन्होंने करना है एंटीजन प्रेजेंटेशन, जो हमने अभी यहाँ पर देखा कि क्लास 2 MHC प्रोटीन इनके पास होती हैं और हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट कराते हैं। तीसरा ये साइटोकाइंस भी बनाते हैं। तो वन बाय वन हम इनके सब फंक्शंस को डिटेल में देखेंगे। तो कौन कौन से 3 फंक्शन बताए मैंने मैक्रोफेजेस के, फैगोसाइटोसिस भी करते हैं, एंटीजन भी प्रेजेंट करते हैं, और हमारे पास साइटोकाइन भी बनाते हैं। फैगोसाइटोसिस तो बड़ा आसान सा फंक्शन है, हमारे पास होता क्या है कि ये माइक्रोफेजेस जो होते हैं न्यूट्रोफिल, ये बैक्टीरिया को भी इंजेस्ट कर लेते हैं, वायरसेस को भी कर लेते हैं, दूसरे कोई फॉरेन पार्टिकल को कर लेते हैं। ठीक है, ये कब इंजेस्ट करते हैं, सबसे पहले इनके जो हमारे पास पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर है, जैसे टूल लाइक रिसेप्टर वगैरह, वो फॉरेन मॉलिक्यूल को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, वो जब फॉरेन मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो तभी उसको इंजेस्ट करेंगे। इसके अलावा मैक्रोफेजेस पे 2 और तरह के रिसेप्टर भी होते हैं। एक होता है C3b के लिए रिसेप्टर। अब आप लोगों को समझ आइए कि C3b ऑप्सोनाइजेशन किस तरह से कराती है, क्योंकि ये माइक्रोब है, इसके साथ जब C3b बाइंड कर जाएगी ना, तो C3b का रिसेप्टर एक प्रेजेंट होता है मैक्रोफेज के ऊपर। ये C3b जाकर उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी, तो मैक्रोफेज बड़ी जल्दी इस माइक्रोब को इंजेस्ट कर लेगा। तो इसीलिए उसको हम कहते हैं कि ऑप्सोनाइजेशन कराती
पाता है क्योंकि मैक्रोफेजेस पर उसके लिए एक रिसेप्टर होता है। इसके अलावा मैक्रोफेजेस पर इम्यूनोग्लोबुलिन यानी एंटीबॉडी के लिए भी रिसेप्टर होता है। तो एंटीबॉडी वो वाले माइक्रोब जिनके साथ एंटीबॉडी बाइंड की होती है उनको भी ये बड़ी जल्दी इंजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम एंटीबॉडीज़ को और हम जो कॉम्प्लीमेंट फैक्टर हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑप्सोनिन कहते हैं, क्योंकि वो जैसे माइक्रोब को पकड़ लेती हैं तो वो भाग के जाके मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर देती हैं कि भाई इसको इंजेस्ट कर लो। अच्छा, जब इंजेस्ट कर लिया मैक्रोफेज ने इंजेस्ट कर लिया, अब वो आगे क्या करेगा, वो इसको अपने अंदर ले जाएगा और जाके लाइसोसोम के साथ